फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और रिलेशन या फिर एक और फॉर्मूला के बारे में जिसे आप लेटरल मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर हिंदी में रेखीय आवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा जाता है तो उसकी इमेज जो है मिरर के अंदर बनती है। तो हम लोग करते क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और उस इमेज का जो साइज़ है उसको आपस में कंपेयर करते हैं उसके रेशियो की मदद से, और उससे ही मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर लेटरल मैग्नीफिकेशन क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, किसी भी मिरर के अंदर आपकी जो इमेज बनेगी वो 2D ही तो बनेगी, राइट। वो 3D तो नहीं बनेगी। यानी कि वो एक ही रेखा में एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाती हुई आपको नजर आएगी या तो नीचे जाती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं लीनियर या फिर लेटरल मैग्नीफिकेशन, राइट। तो अब ये होता क्या है, कैसे इसका डेरिवेशन बनेगा, कैसे ये डिराइव होगा। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक कॉन्केव मिरर जिसका पोल, जिसका सेंटर, जिसका फोकल पॉइंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है LT, और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से टॉप से एक लाइट रे निकलेगी जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और टकरा के फोकस पॉइंट से निकल जाएगी, राइट। इसी तरीके से जो दूसरी हमारी लाइट रे होगी वो सेंटर से गुजरेगी और सेंटर पे वापस गुजर जाएगी और प्रोड्यूस करेगी एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा L', और हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, राइट। ठीक है, इतनी बात तो हमें मालूम है। अब यहाँ पे एक और रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और वो रूल क्या होगा। वो रूल ये होगा कि देखिए, इस L से जो भी लाइट रे निकलेगी वो पोल से टकरा के L' से ही गुजरेगी। क्यों? क्योंकि L की जो इमेज बन रही है वो L' पे ही तो बन रही है, राइट। तो लॉजिकली L से निकलने वाली जितनी भी लाइट रे हैं वो L' पे टकरानी चाहिए, है कि नहीं। तो L' से एक लाइट रे निकलेगी जो पोल से टकरा के L' से गुजरेगी, ठीक है। और ये जो होगी इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल का काम करेगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके के जो एंगल है बन के हमारे सामने आए। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल है और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि IR, दो हमारे एंगल हमें मिल गए, राइट। तो इससे हमें फ़ायदा क्या पहुँचा, इससे फ़ायदा हम बताते हैं क्या पहुँचा हमें। इससे फ़ायदा ये पहुँचा कि यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। अब पहला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल LTP, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट। और दूसरा जो ट्राइंगल होगा वो होगा ट्राइंगल L'T', यानी कि ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने लिए। अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या मिल सकता है। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं और ये I और R बराबर होते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। यानी कि ऐसे दो ट्राइंगल जिसके दो जो हमारे एंगल्स बराबर होते हैं वो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और ऐसे ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है उनका रेशियो बराबर होता है। यानी कि हम लोग इनकी दो साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो इसकी दो साइड्स हम लोग लेंगे, एक तो लेंगे इस ट्राइंगल में से L'T' और इस ट्राइंगल से LT। तो इसका मतलब L'T' अपॉन में LT इज इक्वल्स टू में यहाँ पर T' और TP, ठीक है। दो साइड्स ये उठाई हम लोगों ने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग L'T' अपॉन में LT इज इक्वल्स टू में T' अपॉन में TP। फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक नॉर्मल डाला जो कि कुछ इस तरीके से पोल से गुजर के L' से गुजरा, जो कि एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, और दो तरीके के जो उसने एंगल क्रिएट कर दिए जो कि दोनों के दोनों बराबर है। पहला है I यानी कि इंसिडेंट एंगल, दूसरा है R यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। ये दोनों बराबर होते हैं। हम लोगों ने क्या किया, दो ट्राइंगल्स को कंसिडर किया जो कि दोनों आपस में सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दो एंगल्स बराबर है, राइट। और ऐसे तो ट्राइंगल जो कि सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये L'T' वाली साइड उठाई, ये LT वाली साइड उठाई, और यहाँ पर ये T' वाली साइड उठाई, और यहाँ पे TP वाली साइड उठाई। जिस भी किसी ने वो वीडियो देख रखी होगी जो पहले हम लोगों ने मिरर इक्वेशन निकाली थी, वो भी कुछ इसी तरीके से निकाली थी, उसको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से साइड्स का रेशियो निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज के बीच का रेशियो होता है, मतलब इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना होगा। तो मैग्नीफिकेशन को M से लिखेंगे, M इज इक्वल्स टू में साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब साइज ऑफ इमेज जो है हम लोगों ने मान लिया HI मान लिया इस चीज़ को, या H1 मान लिया, और जो हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है उसको H2 या फिर HO मान लिया, राइट। अभी जो HI है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, L'T', राइट। और इसी तरीके से जो HO है इस चीज़ को क्या लिखेंगे, LT लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब L'T' जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इन्वर्टेड है, तो इसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा अकॉर्डिंग टू साइन कॉन्वेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है लीनियर मैग्नीफिकेशन का लिख सकते हैं M इज इक्वल्स टू में माइनस में L'T' अपॉन में LT,
ठीक है साहब, यानी कि इस एल डैश टी डैश की जगह हम लोग एम लिख सकते हैं, माइनस का एम लिख दिया। माइनस का एम इज इक्वल्स टू में टी डैश पी अपॉन में टी पी। ठीक है, अब देखिए टी डैश पी क्या है। टी डैश पी को अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे तो वो माइनस का वी है, यानी कि जो हमारी इमेज है और पोल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस का वी है, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, राइट। और टी पी क्या है, वो माइनस का यू है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो दूरी होती है वो माइनस का यू कहलाएगी साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस का एम इज इक्वल्स टू में माइनस का वी अपॉन में माइनस का यू, राइट। तो इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और m इज इक्वल्स टू में माइनस का v अपॉन में u। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये कहलाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज था और जो इमेज था उसका साइज था, उन दोनों का कंपैरिजन किया, मतलब उनका रेशियो निकाला, जिससे हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कितनी मैग्नीफाइड होगी और कितनी श्रिंक हो जाएगी, राइट। इसी चीज़ को v अपॉन में u को आप लोग लिख सकते हैं h1 अपॉन में h2 या फिर hi अपॉन में ho। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीफिकेशन का। अब इसी फॉर्मूले से आप दो चीज़ें और देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर रखा जाएगा, मतलब u का मान जितना ज़्यादा होगा, u की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नीफिकेशन छोटा बनेगा। हमें पता है कि जितना ज़्यादा ये नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हमें पता है वैल्यू उतनी ही कम निकल के आएगी, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। इसी तरीके से जितना u कम होगा उतनी ही ज़्यादा इमेज बड़ी बनेगी, उतना ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट का ज़्यादा दूर रखने पर इमेज जो है वो छोटी बनेगी, पास रखने पर इमेज जो है बड़ी बनेगी। ऐसा ही होता है मिरर्स के अंदर, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको दे रखा है m की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू दे रखी है, तो आपको कोई बोले कि v की वैल्यू निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर आपको कहे कि फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको पहले किसी ने m की वैल्यू दे दी, u की वैल्यू दे दी, आप लोगों ने पहले उससे v निकाला और उस v को इस फॉर्मूले में रख करके फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब ये चीज़ मिरर की बात हो रही है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन ही हमें देखने को मिलेगा। जब हम लोग बात करेंगे लेंसेज की, मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो वहाँ पे 3D मैग्नीफिकेशन भी होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, 3D मैग्नीफाइंग ग्लास, वो किसी भी चीज़ को 3D भी दिखाते हैं, वो थोड़े स्पेशल केस में बनाए जाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग बात उसकी करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है मैग्नीफिकेशन का फंडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।